Okay, so today we are going to talk about chapter 4 of NCERT, that is in the earliest cities. So जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि देयर आर अ लॉट ऑफ सिटीज़ विच वर फाउंड इन द वेरी अर्ली पीरियड. ठीक है, बहुत शुरुआत में जिनकी हम कह सकते हैं कि वो बहुत पहले से ही शहर हैं. ठीक है, सो सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, यहाँ पे दो लोग हमें फोटो में दिखाई दे रहे हैं. जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन दे नोटिस्ड द पीपल हु वर एडमायरिंग द dilapidated old building that children called the haunted house. So इनके एरिया में एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसको बच्चे हॉन्टेड हाउस कहते थे. अब उसको जो है उसको रिन्यू किया जा रहा है. तो मतलब रिन्यू नहीं किया जा रहा है बल्कि कुछ लोग उसको एडमायर कर रहे हैं, मतलब उसको उसकी तारीफ़ कर रहे हैं. ठीक है, जो कि अब पूरी तरीके से काफ़ी ख़राब स्थिति में है उस बिल्डिंग की, वो तारीफ़ कर रहे हैं. सो लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ द मेन. इनमें से एक आदमी कहता है कि इसके आर्किटेक्चर को देखो. हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग आस्क्ड वन ऑफ द विमेन. उनमें से एक महिला कहती है कि क्या तुमने इस पे जो फाइन वुड कार्विंग हो रही है क्या वो देखी, यानी जो लकड़ी में तराश करके डिज़ाइन बनाते हैं ना, वो देखा तुमने. We must write to the minister so that she makes arrangement to repair and preserve this beautiful house. तो उसको क्या किया जाएगा, रिन्यू किया जाएगा, और उसके लिए ये लोग मिनिस्टर से बात करेंगे कि उसको रिपेयर किया जाए और उसको प्रिजर्व किया जाए उस ब्यूटीफुल हाउस को. ठीक है, Why? They wondered, would anybody be interested in the old run down house? तो ये जो बच्चे हैं हरप्रीत और जसपाल, ये सोच रहे हैं कि किसी को भला एक पुराने पूरी तरीके से ख़राब हो चुके घर में क्या इंटरेस्ट है. ठीक है, तो वही हम बात करेंगे. सो द स्टोरी ऑफ हड़प्पा. ठीक है, सो वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल. नियरली 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. To them, it seemed like a mound that was a rich source of ready-made high-quality bricks. So they carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings to the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. So हड़प्पा की कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि जब आज से तकरीबन 150 साल पहले 150 years ago जब इंडिया में रेलवे लाइंस की शुरुआत हुई, तो रेलवे लाइंस को बनाने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी. ठीक है, तो पंजाब में जब रेलवे लाइंस बिछानी थी, मतलब बनने की शुरुआत हुई, उस टाइम इंजीनियर्स को एक साइट मिली पंजाब में. ठीक है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में एक रीजन है हड़प्पा नाम का, वहाँ पर उनको एक ऐसी साइट मिली और वो उससे काफ़ी चौंक गए क्योंकि वो एक माउंट था जिसमें बहुत सारी रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स थी. ठीक है, था तो वो एक ढेर, लेकिन उसमें अगर हम देखें तो बहुत सारी हाई क्वालिटी रेडीमेड उनको ब्रिक्स मिल रही थी. तो वो रेडीमेड ब्रिक्स वो ला करके उन्होंने रेलवे लाइन में यूज़ कर ली. ठीक है, बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स वो उस दीवार से निकाल करके, ओल्ड बिल्डिंग्स से निकाल करके, है ना, दीवारों को खाली करके वहाँ से सारी ईंटें ले जा करके उन्होंने रेलवे लाइन बिछाने में यूज़ कर ली. तो बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं हड़प्पा की वो पूरी तरह बर्बाद हो गई इस तरीके से. देन अबाउट 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. As this was the first city to be discovered, all other cities from where similar buildings and other things were found are described as Harappan. These cities developed about 4,700 years ago. तो ऐसा सब होने के बाद रेलवे लाइंस के लिए ईंटें चुर गई. उसके बाद क्या होता है कि एक तरीके से चोरी ही कहेंगे उसको, बिकॉज उस टाइम तक नहीं पता था दैट दिस वाज एन ओल्ड साइट. तो वहाँ क्योंकि उनको इतनी सारी ब्रिक्स मिल रही थी तो दे टुक दैट. तो उससे क्या हुआ कि इसके 80 साल बाद, तकरीबन 80 साल बाद, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको इस साइट के बारे में पता चला और उनको इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि ये सबसे पुराने सिटीज़ में से, सब कॉन्टिनेंट के जो सबसे ओल्डेस्ट सिटीज़ हैं उनमें से एक है. और क्योंकि ये पहला सिटी था जिसको डिस्कवर किया गया, तो बाकी सारे जो साइट्स थे जो कि जहाँ पर ऐसी सिमिलर बिल्डिंग्स पाई गई या दूसरे प्रकार की चीज़ें पाई गई जो कि इससे मैच कर रही थी, तो उसको हड़प्पन कहा गया. और ये सिटीज़ जो हैं इनको ऐसा माना जाता है दैट दे वर डेवलप्ड अराउंड 4,700 years ago.
Very often old buildings are pulled down to make way for new construction. Do you think it is important to preserve old building? तो होता ये है कि बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स जो हैं उनको नए नए कंस्ट्रक्शन करने के लिए उनके सामान को यूज़ किया जाता है, उनको गिराया जाता है ना, और उसका जो रॉ मटेरियल है और उसकी जो जगह है जहाँ पर वो बिल्डिंग थी उसको यूज़ किया जाता है टू बिल्ड न्यू वंस। तो क्या आपको लगता है कि क्या हमें बचानी चाहिए ओल्ड बिल्डिंग्स, क्या उनको प्रिजर्व करना चाहिए? इज़ इट इम्पॉर्टेंट? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। इन सिटीज़ के बारे में स्पेशल क्या था, इन शहरों के बारे में? So many of these cities were divided into 2 or more parts. Usually the part to the west was smaller but higher. Archaeologists describe this as the citadel. Generally the part to the east was larger but lower. This is called the lower town. Very often walls of the baked brick were built around each part. The bricks were so well made that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the walls strong. तो इनमें से बहुत सारे शहर जो हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा भागों में, हिस्सों में डिवाइडेड थे। अक्सर ये होता था कि जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, जो वेस्टर्न पार्ट है वो छोटा होता था और ऊंचा होता था, है ना, छोटा होता था और एक हाइट पर होता था, ठीक है, छोटा ऊंचा, ठीक। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको बोला सिटाडल। सिटाडल क्या है? वो पार्ट है शहर का जो छोटा है, ठीक है, साइज में तो छोटा है लेकिन एक ऊंचे स्थान पर है, ठीक है, ऊंचे स्थान पर है। फिर जनरली अगर आप देखें जो ईस्टर्न पार्ट है वो बड़ा होता था और लोअर होता था, यानी साइज में बड़ा होता था और हाइट वाइज लो होता था टू द सिटाडल। तो इसको कहा उन्होंने लोअर टाउन। तो अगर हम कहें सिटाडल को डिस्क्राइब कीजिए, सो लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट, स्मॉलर एंड हायर। एंड अगर हम कहें लोअर टाउन को डिस्क्राइब कीजिए तो आप क्या कहेंगे? दैट इट्स लोकेटेड इन द ईस्टर्न रीजन, लार्जर बट लोअर। सो इस तरीके से यू कैन डिस्क्राइब बोथ ऑफ देम। अक्सर होता यह है कि बेक्ड ब्रिक्स की जो वॉल है उनको बनाया जाता है हर पार्ट के अराउंड, यानी सिटाडल के अराउंड भी बेक्ड ब्रिक्स की एक वॉल बनाई जाएगी। इसी तरीके से जो आपका क्या कहते हैं उसको, लोअर टाउन है, उसके अराउंड भी बेक्ड ब्रिक्स की ही एक दीवार बनाई जाएगी। सो जो ब्रिक्स हैं उनको, जो ऐसे जो ब्रिक्स बनाई जा रही हैं वो हज़ारों सालों तक चलती हैं, ठीक है। दे आर बेक्ड ब्रिक्स, दैट्स वाई दे लास्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। सो जो ब्रिक्स हैं उनको एक इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया जाता था, ठीक है, जिससे दीवार बहुत स्ट्रॉन्ग बनती थी, ठीक है। In some cities, special buildings were constructed on the citadel. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank, which archaeologists call the Great Bath, was built in this area. This was lined with bricks, coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. There were steps leading down to it from 2 sides, while there were rooms on all sides. Water was probably brought in from a well and drained out after use. Perhaps important people took a dip in this tank on special occasions. So, अगर हम देखें तो कुछ शहरों में हमें स्पेशल बिल्डिंग्स भी मिलती हैं जो कि सिटाडल में बनाई जा रही हैं, यानी जो छोटा हिस्सा है वहाँ बनाई जा रही है। जैसे कि मोहनजोदारो में अगर हम देखें तो हमें मोहनजोदारो में एक स्पेशल, एक बहुत ख़ास टैंक देखने को मिलता है। टैंक जो है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं ग्रेट बाथ, ठीक है। ये जो ग्रेट बाथ है ये मोहनजोदारो में बना हुआ है इन द सिटाडल पोर्शन, और ये ब्रिक्स से लाइंड है, यानी उसके पूरे एरिया में ब्रिक्स बिछी हुई है, ईंटें बिछी हुई हैं और उन ईंटों पे प्लास्टर लगा हुआ है, ठीक है। और इसको वाटर टाइट बनाया जाता है और इसमें वाटर टाइट बनाने के लिए इसको नेचुरल तार की एक लेयर से कवर किया जाता है। तो ऐसे स्टेप्स, इस पर सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं जो कि नीचे जाने के लिए होती हैं दोनों साइड से, और कमरे बने हुए होते हैं सभी साइड्स पर। तो हो सकता है कि यहाँ कुएं से पानी लाया जाता हो और उसको जब इसका इस्तेमाल हो जाता हो पानी का तो उसको यहाँ से बाहर ड्रेन आउट कर दिया जाता हो। तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होता। और हो सकता है कि जो इम्पॉर्टेंट पीपल हैं वो यहाँ पर डिप लेते हों, जिसको हम कहते हैं ना डुबकी लगाना स्पेशल ओकेजन्स पे, ठीक है। अब यहाँ साइड में एक मैप दे रखा है, इसको हम बाद में देखेंगे। एक छोटा सा पैराग्राफ और कर लेते हैं। अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर अल्टर्स where sacrifices may have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate store houses, okay। तो जो दूसरे शहर हैं अदर देन मोहनजोदारो एंड हरप्पा, जैसे आप कहें तो कालीबंगन और लोथल, है ना,
तो वहाँ पे हम देखते हैं फायर अल्टर्स, ठीक है। फायर अल्टर्स जो हैं जहाँ पे सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते होंगे, और कुछ शहर जैसे कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, उनके पास बहुत बड़े बड़े बहुत इलाबरेट स्टोर हाउसेस हैं, ठीक है, जो स्टोर के लिए एज अ स्टोर यूज़ किए जाते होंगे। सो these cities were found in the Punjab and Sindh in Pakistan, and in Gujarat, Rajasthan and Haryana, and the Punjab in India. Archaeologists have found a set of unique objects in almost all these cities. Red pottery painted with designs in black stone, weight seals, special beads, copper tools and long stone blades, ठीक है। तो अब आप ये मैप देखेंगे, यहाँ आपको कुछ साइट्स दिखाई गई हैं, ठीक है। ये मैप में एग्जैक्टली क्या है ये यहाँ नहीं लिखा हुआ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो ये मैप है अर्लियर सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट। कौन कौन सी हैं ये देखो आप, मोहनजोदारो है, सोतकाको है, फिर आपका चन्होदारो है, फिर आपका ढोलावीरा है, फिर सुरकोताड़ा है, फिर लोथल है, एंड देन अरेबियन सी आ गया आपका। फिर यहाँ इंदस के पास तो हमें गानवीरी वाला मिलता है, फिर कालीबंगन है, फिर राखीगढ़ी है, फिर हड़प्पा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ज़्यादातर हमें अर्लियर सिटीज़ मिलते हैं वो हमें पंजाब और सिंध में मिलते हैं पाकिस्तान के, और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिलते हैं इंडिया के। तो आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे यूनिक ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं इन सभी सिटीज़ में, जैसे कि रेड पॉटरी पेंटेड विद डिज़ाइंस इन ब्लैक स्टोन, वेट सील्स, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स एंड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्हें मिलती हैं। अब ये फ़ोटोग्राफ जो है, ये जो फोटोग्राफ है ये है ग्रेट बाथ का, ठीक है। जैसे ग्रेट बाथ में बताया कि दोनों तरफ से सीढ़ियाँ हैं नीचे उतरने के लिए, और इसको पूरा प्लास्टर किया जाता है, ईंटों से बनाया जाता है। तो ये आपका ग्रेट बाथ है। इसके बाद हाउ ब्रिक्स वर अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन हरप्पन सिटी। अब आप देखें ब्रिक का जो पैटर्न है वो इंटरलॉकिंग पैटर्न है, यानी एक दूसरे में इंटरलॉक की तरह ये लोग ब्रिक्स जो हैं वो लगी हुई हैं। सो दिस शोज दैट द वॉल्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ वी हैव हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, ठीक है। कैसे घर थे, कैसे ड्रेन्स थे, कैसे स्ट्रीट्स थे। सो जनरली हाउसेस वर ईदर 1 और 2 स्टोरी हाई, यानी या तो 1 माले का होती थी बिल्डिंग या फिर 2 माले की बिल्डिंग होती थी। तो या तो 1 स्टोरी या 2 स्टोरी हाई हाउसेस होते थे जनरली, विद रूम्स बिल्ड अराउंड अ कोर्टयार्ड, और एक कोर्टयार्ड के यानी एक आंगन के चारों तरफ कमरे बने हुए होते थे। Most houses had a separate bathing area and some had wells to supply water. तो ज़्यादातर जो घर हैं उनका सेपरेट नहाने की जगह अलग होती थी, और कुछ में कुएं भी होते थे कुछ घरों में पानी सप्लाई करने के लिए। Many of these cities had covered drains. Notice how carefully these were laid out in straight lines. Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. Very often drains in houses were connected to those on the streets, and smaller drains led into bigger ones. As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. All 3 houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. सो जहाँ तक कि ड्रेन्स की बात है यानी नालियों की बात है, तो जो नालियाँ हैं वो अक्सर ढकी हुई होती थी, कवर्ड होती थी, और कितने केयरफुल तरीके से उनको बिछाया गया है नालियों को स्ट्रेट लाइंस में। और आप देख सकते हैं कि हर ड्रेन का एक जेंटल स्लोप है, यानी हल्का सा ढाल है, ताकि वाटर ईजिली उसमें से फ्लो कर सके। और अक्सर हम ये देखते हैं कि जो हाउसेस के ड्रेन है वो गली के ड्रेन से जुड़े हुए हैं, यानी घर से आने वाली जो नाली है वो गली वाली नाली से जुड़ी हुई है, और छोटे छोटे जो ड्रेन्स हैं वो बड़े बड़े ड्रेन्स में जा रहे हैं, यानी वो फिर एक बड़ी नाली में जाकर के जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो पानी का जो सिस्टम है इट वाज वेरी प्लान्ड, इट वाज वेरी सिस्टमैटिक इन नेचर। सो जैसे जैसे ड्रेन्स को जो ड्रेन्स थे वो कवर्ड थे, और जगह जगह इंस्पेक्शन होल्स थे, यानी छोटे छोटे होल्स थे, ताकि उसमें से जो टाइम पे उनकी क्लीनिंग की जा सके, डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम पे उसको क्लीन किया जा सके उस ड्रेन को, उस नाली को, ठीक है। तो अगर हम हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स की तरफ देखें तो ऐसा देखने में लगता है कि पहले इनकी प्लानिंग की गई है और बाद में इनको बनाया गया है, ठीक है। प्लान्ड एंड बिल्ड एट द सेम टाइम, यानी कि ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी चीज़ अनप्लान्ड है। एवरीथिंग इज इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। Now list at least 2 differences between the houses described here and those you studied about in chapter 3. तो ये काम तो आपको खुद करना है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो पिक्चर दे रखी है, पहले है स्ट्रीट इन मोहनजोदाड़ो विद अ ड्रेन, अ वेल,
Far left, Harappan seal. That signs on the top of the seal are part of a script. This is the earliest. तो पहली फिगर में हमें ड्रेन्स दे रखे हैं, नालियाँ दे रखी हैं, इसको हम देख सकते हैं किस तरीके से प्लान वे में बनाया गया है। दूसरे फिगर में हमें कुआं दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे हमें कुछ सील्स दे रखी हैं, ठीक है। ये वाली जो पिक्चर है ये सील है, एंड इसके जो टॉप पे द साइंस ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, यानी ये कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इट इज़ समथिंग रिटन, some kind of a message. Now this is the earliest form of writing known in the subcontinent, और ये जो लिखा हुआ है या earliest form of writing है जो कि हमें subcontinent में देखने को मिलती है। Scholars ने इसको पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक इन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है कि exactly क्या लिखा हुआ है। लेफ्ट पे टेराकोटा के टॉयज़ हैं। टेराकोटा होती है बेक्ड क्ले, है ना, तो उसके ये खिलौने हैं। Now स्टार्टिंग फ्रॉम दी अबव कि इन शहरों, लाइफ इन द सिटी, इन शहरों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कैसी रही होगी, लाइफ कैसी रही होगी, अ बिट वी वांट टू नो अबाउट दैट। सो अ हड़प्पन सिटी वाज अ वेरी बिजी प्लेस। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स। इट्स लाइकली दैट द रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रेशियस stones and other things that they wanted. They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves. And there were scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived. Okay. तो इन शहरों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कैसी रही होगी, बिकॉज हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस, तो उनकी ज़िंदगी भी काफ़ी ज़्यादा काम से भरी हुई रही होगी। दे वर वेरी बिजी, सो सिटीज़ वर वेरी बिजी एंड प्लेस, एंड जो लोग यहाँ रहते थे वो स्पेशल बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन प्लान करते थे। तो जो उनमें से कुछ लोग तो जैसे कि जो रूलर्स हैं वो प्लान करते थे कि कैसे कैसे यहाँ बिल्डिंग्स बनेंगी, कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनेंगी, और हो सकता है कि रूलर्स लोगों को भेजते हों दूर के लैंड पर, ताकि वहाँ दूर के देशों में भेजते हों ताकि वहाँ से मेटल, प्रेशियस स्टोन और दूसरे प्रकार की चीज़ें लाई जा सकें। और जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ऑर्नामेंट्स हैं, गोल्ड और सिल्वर या ब्यूटीफुल बीड्स, वो राजा खुद रख लेता हो। राजा मतलब जो रूलर है, जो शासक है। और फिर वहाँ पर स्क्राइब्स होते थे। स्क्राइब्स वो लोग होते हैं जो लिखना जानते हैं, ठीक है, तो वही लोग बीड्स पर भी लिखते थे और वही सील्स पर भी लिखते थे, और चीज़ों पर भी वो लोग लिखते होंगे जो कि सर्वाइव नहीं कर पाई हैं, ठीक है। Besides, there were men and women craftspersons making all kinds of things either in their own homes or in special workshops. People were traveling to distant lands or returning with raw material and perhaps stories. Many terracotta toys have been found and a long time ago. Children must have played with these. ठीक है, सो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मेन एंड वेमेन हैं, क्राफ्ट पर्सनस हैं जो कि सभी प्रकार की चीज़ें बना रहे हैं, या तो अपने घर में बना रहे हैं या स्पेशल वर्कशॉप्स हैं उसके लिए। और लोग ट्रैवल कर रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं और वहाँ से फिर रॉ मटेरियल्स लेके आ रहे हैं और फिर उसके बाद में कहानियाँ लेकर के आ रहे हैं। बहुत सारे टेराकोटा टॉयज़ हमें मिले हैं और हो सकता है कि इससे बच्चे खेलते हो, इन टेराकोटा टॉयज़ से खेले हों आज से बहुत समय पहले। सो मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द सिटी। वर एनी ऑफ दीज पीपल लिस्टेड एज लिविंग इन विलेजेस सच एज मेहरगढ़। ओके, उसकी भी हम बात करेंगे। नाउ न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। शहर के अंदर कौन सी नई क्राफ्ट हमें देखने को मिलती है। सो व्हाट इज़ द न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। नाउ सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर दे रखी है स्टोन वेट्स, यानी ये स्टोन के बाट हैं। जैसे हम दुकान पर जाते हैं और आप कहें कि आपको 1 kg चीनी चाहिए, 1 किलो चीनी चाहिए, तो 1 किलो चीनी का उनके पास एक वेट होता है, ठीक है, जिसको हम बाट कहते हैं हिंदी में। तो वो वेट वो एक तरफ रखते हैं, ठीक है, अपने मेजर के एक तरफ वो वेट रखते हैं और दूसरी तरफ वो चीनी को तोलना शुरू करते हैं। सो वही वेट जो आज हम आयरन में देखते हैं वही वेट है, ये स्टोन वेट है। और कितना केयरफुली और प्रिसाइजली इन वेट्स को शेप किया गया है। ये चर्ट के बने हुए होते थे जो कि एक तरीके का पत्थर है और प्रोबेबली इनको वज़न तोलने के लिए यूज़ किया जाता होगा, प्रेशियस स्टोन्स का या मेटल का।
राइट पिक्चर में आप बीड्स देख सकते हैं, इनमें से ज़्यादातर कार्नेलियन की बनी हुई हैं। एक ब्यूटीफुल रेड स्टोन होता है, स्टोन को कट किया जाता है, शेप किया जाता है, पॉलिश किया जाता है और फाइनली उसमें एक होल किया जाता है ताकि उसमें से एक स्ट्रिंग पास की जा सके, है ना। उसके बाद में जो फार राइट में जो पिक्चर है उसमें स्टोन ब्लेड्स दिखाए गए हैं। ये वाली जो पिक्चर है इसमें स्टोन ब्लेड्स दिखाए गए हैं, पत्थर के बनाए हुए ब्लेड्स हैं ये, ठीक है। और बॉटम राइट पे जो पिक्चर है वो एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ, अ स्टोन स्टैचू ऑफ एन इम्पॉर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम मोहेंजोदड़ो शोज हिम वियरिंग एन एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट। तो ये आप देखें, ये एक पिक्चर हमें एक स्टैचू हमें देखने को मिलता है। तो ये जो इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं ये एम्ब्रॉयडरी का काम हो रहा है इन पे, देखिए एम्ब्रॉयडरी हो रही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नाउ न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज़। हमें कौन कौन सी क्राफ्ट देखने को मिलती है इन दिस सिटीज़। सो लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज़। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल, including copper, bronze, gold, and silver. Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments, and vessels. Gold and silver were used to make ornaments and vessels. So, हम ये देखते हैं कि अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखें जो कि हमें हड़प्पन सिटीज़ में मिले हैं, तो हमें ये पता चलता है कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें जो हैं ये आर्कियोलॉजिस्ट ने जो पता लगाया है जिनके बारे में, वो स्टोन की बनी हुई है, शेल की बनी हुई है और मेटल की बनी हुई है। मेटल में क्या क्या आता है, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स की बनी हुई है। कॉपर और ब्रॉन्ज की अगर हम बात करें, कॉपर और ब्रॉन्ज की, तो इनको टूल्स बनाने के लिए, वेपन बनाने के लिए, ऑर्नामेंट यानी कि जो जवाहरात होते हैं वो बनाने के लिए, वेसल्स यानी बर्तन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो उनको ज़्यादातर ऑर्नामेंट्स और बर्तन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी ज्वेलरी तो नहीं कहेंगे उसको, जो ऑर्नामेंट्स यानी कि जो पहनते हैं ना हम लोग, श्रृंगार के लिए जो चीज़ें हम पहनते हैं, दैट वो ऑर्नामेंट्स। और वेसल्स बनाने के लिए उनको गोल्ड और सिल्वर जैसे प्रेशियस मेटल्स को यूज़ किया जाता है। नाउ परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। इनमें से सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइकिंग फाइंड हमें देखने को मिलता है वो है बीड्स का, वेट्स का और ब्लेड्स का। दैट वॉज द मोस्ट स्ट्राइकिंग वन, ठीक है। स्ट्राइकिंग मतलब जो सबसे ज़्यादा हमें एक्साइटमेंट देता है या हम जिसको देख करके चौंकते हैं। Now the Harappan also made seals out of stones. These are generally rectangular. See illustration on page 35 and usually have an animal carved on them. तो जो हड़प्पन्स हैं वो सील्स भी बना रहे हैं आउट ऑफ स्टोन और ये जनरली रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं। अगर आप ऊपर मैंने दिखाया आपको, और यूजुअली इनके ऊपर एक एनिमल कार्व्ड होता है, एक एनिमल बना हुआ होता है, ठीक है। एनिमल को तराशा जाता है। The Harappans also made pots with beautiful black designs such as the one shown on page 6. Page 6 पे जो आपको pot दिखाया गया है वैसा ही pot जो है वो हड़प्पन्स बनाते हैं, beautiful black designs उस पे बनाते हैं, ठीक है। Now was metal used in the villages you learned about in chapter 3 for stone used to make weights? तो क्या मेटल का यूज़ हो रहा था, जो चैप्टर 3 में आपने पढ़ा वहाँ मेटल का यूज़ हो रहा था गाँव में, और क्या स्टोन को यूज़ किया जा रहा है वेट्स बनाने के लिए? तो इसका आंसर तो आप लोगों को देना है। Now cotton was probably grown at Mehergarh from about 7,000 years ago. Actual pieces of cloths were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि कॉटन हो सकता है 8 से 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में बननी शुरू हो गई थी, वहाँ उगनी शुरू हो गई थी, ठीक है। और एक्चुअल पीसेस कपड़े के हमें देखने को मिलते हैं जो कि सिल्वर वास की लिड से जुड़े हुए हैं और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं मोहेंजोदड़ो। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल होल मेड ऑफ टेराकोटा एंड फाइन्स, दीज वर यूज्ड टू स्पिन थ्रेड, ठीक है। सो आर्कियोलॉजिस्ट को स्पिंडल रोल्स मिलते हैं, यानी जो धागा की लपेटा हुआ होता है ना ऑन समथिंग, जो कि टेराकोटा के बने हुए हैं, फाइन्स के बने हुए हैं, और इनको थ्रेड को स्पिन करने के लिए यूज़ किया जाता होगा, ठीक है। इसके अलावा फाइन्स की अगर हम बात करें, सो अनलाइक स्टोन और शेल दीज आर फाउंड नेचुरली, फाइन्स इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। अ गम वॉज यूज टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट. The objects were then glazed, resulting in a shiny glassy surface. The colors of the glaze were usually blue or sea green.
तो स्टोन और शेल जो कि हमें नेचुरली मिल जाते हैं, फाइन्स हमें नेचुरली नहीं मिलता। फाइन एक आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड मटेरियल है, एक गम है जिसको यूज किया जाता है पाउडर्ड क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो होता है वो एक शीशा होता है, तो पाउडर्ड क्वार्ट्ज को गम के साथ मिक्स किया जाता है या फिर सैंड को गम के साथ मिक्स किया जाता है और उसके बाद में उसको एक ऑब्जेक्ट का शेप दिया जाता है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको उसके बाद में ग्लेज किया जाता है जिससे उसका एक शाइनी और ग्लासी लुक आता है। जो कलर्स यूज किए जाते हैं ग्लेज के वो यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन होते हैं। फाइन्स वाज यूज्ड टू मेक बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। तो फाइन्स का यूज काय के लिए किया जा रहा है? टू मेक बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग्स एंड टाइनी वेसल्स, छोटे छोटे बर्तन बनाने के लिए, चूड़ी बनाने के लिए, बीड्स बनाने के लिए, ठीक है, इयररिंग्स बनाने के लिए। नाउ many of the things that were produced were probably the work of a specialist. A specialist is a person who is trained to do only one kind of work. For example, cutting a stone or polishing beads or carving seals. Look at the illustration, page 36, and see how well the face is carved and how carefully the beard is shown. This must have been the work of an expert craft person. तो बहुत सारी चीज़ें जो कि प्रोड्यूस की जा रही हैं वो स्पेशलिस्ट का वर्क है प्रोबेबली, यानी हो सकता है वो स्पेशलिस्ट का वर्क हो। स्पेशलिस्ट वो बंदा होता है जो कि किसी एक काम में ट्रेंड होता है और वो एक काम वो बहुत अच्छे से कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्टोन कटिंग है या बीड्स को पॉलिश करना है या सील्स को कार्व करना है। तो अगर हम इलस्ट्रेशन पेज 36 की इलस्ट्रेशन पे देखें और हम ये देखें किस तरीके से फेसेस को कार्व किया जा रहा है, तो किस तरीके से केयरफुली बियर्ड को दिखाया गया, दाढ़ी किस तरीके से दिखाई गई, तो हमें ये लगता है कि ये एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन का काम है। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, हर कोई तो स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मेन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट, परहैप्स सम वुमेन एंड मेन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट। तो हम नहीं जानते कि ये स्पेशलिस्ट कैटेगरी में सिर्फ आदमी थे या औरतें भी थी, तो हम ये मान के चलते हैं कि आदमी औरतें दोनों ही रहे होंगे, दोज वर स्पेशलिस्ट एट दैट टाइम, एट दैट पीरियड। नाउ इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, हमें रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलेंगे जब हम रॉ मटेरियल्स की सर्च करते हैं? सो रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर ईदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड or ores of metal or produced by farmers or herders. These are then processed to produce finished goods. For example, cotton produced by farmers is a raw material that may be processed to make cloth, while some of the raw materials that the Harappans used were available locally. Many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from distant places. तो रॉ मटेरियल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि या तो नेचुरली हमें मिलते हैं, जैसे कि वुड हो गया या ओर्स ऑफ मेटल हो गया, या उनको फार्मर्स और हर्डर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, फिर इनको प्रोसेस किया जाता है फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए। जैसे कि कॉटन हो गया जो कि फार्मर्स प्रोड्यूस करें, तो कॉटन एक रॉ मटेरियल है जिसको प्रोसेस किया जा सकता है क्लॉथ बनाने के लिए, ठीक है, क्लॉथ बनाने के लिए। और कुछ रॉ मटेरियल्स जो कि हड़प्पन्स यूज़ करते थे वो लोकली अवेलेबल थे। उनमें से बहुत सारे आइटम्स हैं जैसे कि कॉपर हो गया, टिन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्रेशियस स्टोन्स हो गए। तो उनको डिस्टेंट प्लेसेस से ये सारी चीज़ें लेकर के आनी पड़ती थी, है ना। ओके, नाउ द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान। तो जो कॉपर की हम बात कर रहे हैं हो सकता है वो प्रेजेंट डे राजस्थान से ली जा रही हो और हो सकता है ओमान से ली जा रही हो जो कि वेस्ट एशिया में है। ओमान इन वेस्ट एशिया। टिन which was mixed with copper to produce bronze may have been brought from present day Afghanistan and Iran. Gold could have come all the way from present day Karnataka and precious stones from present day Gujarat, Iran and Afghanistan. तो हो सकता है कि जो टिन है कॉपर है वो तो ओमान और प्रेजेंट डे राजस्थान से ली जा रही थी, ओमान वेस्ट एशिया में है। टिन जो है उसको कॉपर के साथ मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया जाता है, तो टिन हो सकता है वो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान से लिया जा रहा हो, ईरान से लिया जा रहा हो, और गोल्ड जो है वो कर्नाटका से लिया जा रहा हो, और प्रेशियस स्टोन्स जो है वो प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लिए जा रहे हो, ठीक है। नाउ अब आप ये देखें तो हाउ वर गुड्स कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें कैसे ले जाई जाती होंगी। तो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है जो कि इसमें एक टॉय है और ये दूसरा जो है ये एक सील है।
तो क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहे होंगे जो कि हड़प्पन यूज़ करते हैं? और आपने व्हील्ड व्हीकल्स को अर्लियर लेसन्स में देखा है क्या? सो इससे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कार्ट है ना। और दूसरा फिगर अगर हम देखें तो इससे देखकर ऐसा लग रहा है दैट इट इज़ बोट, है ना। तो हो सकता है कार्ट और बोट, मे बी दीज वर द टू ट्रांसपोर्ट tools. Now a toy plough. Today in many farming communities only men use the plow. We do not know whether the Harappans followed such customs or not. So अगर आप प्लो की बात करें तो जो प्लो होता है वो जो प्लो होता है वो आपका टॉय के फॉर्म में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ में ऐसा होता है कि सिर्फ मेन जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं, बट हड़प्पन्स में क्या था, मेन यूज़ करते थे या वुमेन भी यूज़ करती थी, इस बारे में हमें जानकारी नहीं है। नाउ फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, शहरों के लोगों के लिए खाना कहाँ से आ रहा है, फूड कहाँ से आ रहा है, ठीक है। While many people lived in the cities, others living in the countryside grew crops and reared animals. These farmers and herders supplied food to craftspersons, scribes and rulers in the cities. We know from remains of plants that the Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. तो बहुत सारे लोग जो कि शहरों में रह रहे हैं और बहुत सारे लोग जो कि कंट्री साइड में रह रहे हैं वो क्रॉप्स ग्रो करते थे, एनिमल रियरिंग करते थे। ये जो फार्मर्स और हर्डर्स हैं ये फूड सप्लाई करते थे क्राफ्ट पर्सन्स को, ठीक है, और स्क्राइब्स को, रूलर्स को, शहर में रहने वाले। और हम ये जानते हैं रिमेन ऑफ प्लांट से कि जो हड़प्पन्स हैं वो वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सेसमे, लिंसीड और मस्टर्ड ग्रो करते थे। अ न्यू टूल कॉल्ड द प्लो वाज यूज्ड टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स, व्हाइल रियल प्लो which were probably made of wood have not survived. Tool models have been found as this region does not receive heavy rainfall. Some form of irrigation may have been used. This means that water was stored and supplied to the fields that the plants when the plants were growing. So एक नए तरीके का टूल भी हमें इसी पीरियड में देखने को मिलता है, दैट वाज द प्लो। और इसको यूज़ किया जाता है मिट्टी को खोदने के लिए और उसको टर्न करने के लिए, यानी उसको पलटने के लिए, ठीक है, और सीड्स को प्लांट करने के लिए। बहुत सारे जो रियल प्लोज हैं जो कि प्रोबेबली वुड के बने हुए होंगे वो सरवाइव नहीं कर पाए हैं आज की डेट तक, लेकिन मॉडल, टॉय मॉडल्स हमें देखने को मिल जाते हैं, हमने देखे हैं। नाउ इस रीजन में ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं है तो कुछ फॉर्म ऑफ इरिगेशन यूज़ किया जाता होगा, जैसे कि वाटर जो है उसको स्टोर किया जाता होगा और सप्लाई किया जाता होगा टू द फील्ड्स फॉर द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो रेनफॉल वॉज नॉट heavy in this region. Now the Harappans reared cattle, sheep, goat and buffalo. Water and pastures were available around settlements. However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distances in search of grass and water. ठीक है, जो हड़प्पन्स हैं वो कैटल रियरिंग कर रहे हैं, यानी जानवरों को रियर कर रहे हैं, पाल रहे हैं, शीप पाल रहे हैं, गोट पाल रहे हैं, बफेलो पाल रहे हैं। सो वाटर और पैस्चर्स जो हैं ये अवेलेबल होते थे अराउंड सेटलमेंट्स, एंड ड्राई समर मंथ्स में लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स, हो सकता है कि उनको ज़्यादा दूर तक चल के जाना पड़ता हो फॉर सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक एंटेलोप, ठीक है। सो हो सकता है कि वो फ्रूट्स भी कलेक्ट करते हों जैसे कि बेर है, और वो मछली भी पकड़ते हों जैसे, है ना, और वो वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग भी करते हो जैसे कि एंटेलोप। एंटेलोप इज़ डियर, सिमिलर टू डियर, ओके। एंड क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। गुजरात में जो हड़प्पन टाउन्स हैं अगर हम उनको क्लोजली देखें, सो व्हाट वी सी, द सिटी ऑफ धोलावीरा वाज लोकेटेड ऑन खादीर बेत इन द रन ऑफ कच्छ, where there was fresh water and fertile soil, unlike some of the other Harappan cities which were divided into two parts. Dholavira was divided into three parts, and each part was surrounded with massive stone walls with entrances through gateways. There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. Other finds include large letters of the Harappan scribes that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood.
This is a unique find in as generally Harappan writings has been found on small objects such as seals. तो अगर हम धोलावीरा, द सिटी ऑफ धोलावीरा की बात करें तो ये खादिर बाइट पे है जो कि रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है, और यहाँ फ्रेश वाटर है, फर्टाइल सॉइल्स हैं, एंड कुछ दूसरे हड़प्पन सिटीज़ की तरह ये नहीं है, ठीक है, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। धोलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर पार्ट के अराउंड मैसिव स्टोन वॉल्स हैं और गेटवेज हैं, एंट्रेंसेस हैं, ठीक है, गेटवेज के थ्रू एंट्रेंसेस हैं और एक बहुत बड़ा सा ओपन एरिया भी है इस सेटलमेंट पे जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज होती होंगी। दूसरे फाइंड्स लार्ज लेटर्स ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट को इंक्लूड करते हैं एंड जो कि वाइट स्टोन से कार्व्ड होते हैं और परहैप्स वुड में इनलेड होते हैं, है ना, वुड में दबे हुए होते हैं, उनको लगाया जाता है। सो ये एक यूनिक फाइंड है धोलावीरा। जनरली हड़प्पन राइटिंग जो है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे होती है, सील्स पर। So this is a unique find. Now the city of Lothal stood beside a tributary of the Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Khambat. It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available. This was an important center for making objects out of stone, shell, and metal. There was also a storehouse in the city. Many seals and ceilings. The impression of the seals on clay were found in this storehouse. सो लोथल का जो शहर है जो कि हमें साबरमती नदी के एक ट्रिब्यूटरी पे मिलता है गुजरात में, वो गल्फ ऑफ खाम्बत से काफ़ी करीब है और वो ऐसे एरियाज़ में सिचुएटेड है जहाँ रॉ मटेरियल का मिलना है, जैसे सेमी प्रेशियस स्टोन्स ईजिली मिल जाते हैं। सो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, क्राफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक प्लेस है जो कि स्टोन के, शेल के, मेटल के जो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। और ये स्टोर हाउस भी है, शहर का एक स्टोर हाउस भी है। बहुत सारी सील्स और सीलिंग्स यहाँ पे स्टोर हाउस में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। सीलिंग्स क्या है? सील का इम्प्रेशन क्ले पर, वो होता है सीलिंग, ठीक। और यहाँ पे क्या है? अ डॉकयार्ड एट लोथल, ये लोथल का डॉकयार्ड है। दिस ह्यूज टैंक मे हैव बीन अ डॉकयार्ड वेयर बोट्स एंड ship came in from the sea through the river channel. Goods were probably loaded and unloaded. यहाँ goods load और unload की जाती होंगी. So this is a dockyard. Now a building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stone, half-made beads. Tools for bead making and finished beads have all been found here. तो एक बिल्डिंग जो कि हमें यहाँ मिलती है वो हो सकता है कोई कारखाना रहा हो बीड्स बनाने का, क्योंकि यहाँ में पीस ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग और फिनिश्ड बीड्स हमें देखने को मिलती हैं। नाउ लेट्स टॉक समथिंग अबाउट सील्स एंड सीलिंग्स। सील्स और सीलिंग्स क्या होती हैं? सो seals may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another. After a bag was closed or tied, a layer of wet clay was applied on the knot and the seal was pressed on it. The impression of the seal is known as a sealing. If the sealing was intact, one could be sure that the good has arrived safely. तो सीलिंग क्या होती है और सील क्या होती है? सील क्या है? एक स्टैम्प है, ठीक है। क्या होता है, जैसे कोई बैग है या पैकेट है जिसमें कोई सामान है और उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो उस पर क्या किया जाता था, उस बैग को बंद करने के बाद उस पर मिट्टी की एक लेयर लगाई जाती थी और उसको उसमें गांठ लगाई जाती थी और गांठ लगाने के बाद सील को उस पर प्रेस किया जाता था, ठीक है। सील को प्रेस कर दिया तो उसका इंप्रेशन बन गया, वो इंप्रेशन सीलिंग कहलाता था। अब अगर ये पैकेट एज इट इज सीलिंग के साथ दूसरी जगह पहुँच जाता है, इसका मतलब ये पैकेट सेफली पहुँच गया है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, सो यू कैन थिंक फॉर द ऑपोजिट। सील्स आर यूज्ड इवन टुडे, आज भी इनका यूज़ किया जाता है। कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है आपको पता करना है। नाउ नेक्स्ट इज द मिस्ट्री ऑफ द एंड। Okay, the mystery of the end. Around 3,900 years ago, we find the beginning of a major change. People stopped living in many of the cities. Writings, seals, and weights were no longer used. Raw material brought from long distances became rare. In Mohenjo-daro, we find the garbage piled up on the streets. The drainage system broke down and new, less impressive houses were built even over the streets. So
आज से 3900 साल पहले क्या होता है कि हमें एक नए मेजर चेंज की शुरुआत देखने को मिलती है और लोग जो हैं वो अब शहरों में नहीं रह रहे हैं। राइटिंग, सील्स और वेट्स को यूज़ नहीं किया जा रहा है। रॉ मटेरियल जो लाया जा रहा था वो अब काफ़ी ज़्यादा रेयर हो गया, रॉ मटेरियल काफ़ी रेयर हो गया है। और मोहनजोदारो में हमें ये पता चलता है कि जो गार्बेज है वो स्ट्रीट्स में मतलब पाइल्ड अप है, उसके ढेर लगे पड़े हैं और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी ख़राब हो गया है। इट ऑल्सो ब्रोक डाउन। एक नया लेस इम्प्रेसिव हाउस, नए तरीके का लेस इम्प्रेसिव हाउसेस बनाए जा रहे हैं और इवन ओवर द स्ट्रीट्स बनाए जा रहे हैं। Now, why did all this happen? We are not sure. Some scholars suggest that the rivers dried up. Others suggest that there was deforestation. This could have happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores. Besides, grazing by large herds of cattle, sheep, and goat may have destroyed the green cover. In some areas, there were floods, but none of these reasons can explain the end of all the cities. Flooding or a river drying up would have had an effect in only some areas. तो क्यों ऐसा होता है कि एकदम से इतना बड़ा चेंज आता है, तो हम इसके लेकर काफ़ी श्योर नहीं है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं हो सकता है कि नदियाँ सूख गई हों, कुछ कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हुआ हो, और डिफॉरेस्टेशन होने का कारण ये भी हो सकता है कि ब्रिक्स को बेक करने के लिए हमें फ्यूल चाहिए, लकड़ियाँ चाहिए, और कॉपर ओर्स को स्मेल्ट करने के लिए भी हमें फ्यूल चाहिए, तो उसके लिए डिफॉरेस्टेशन हुआ हो। इसके अलावा जब लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल ग्रेज करते हैं ऑन अ लैंड, शीप और गोट ग्रेज करते हैं ऑन अ लैंड, तो उससे ग्रीन कवर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और कुछ एरियाज़ में कुछ फ्लड्स हैं, लेकिन इनमें से कोई भी रीज़न जो है वो ये इन सभी शहरों का अंत एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फ्लडिंग या नदी का सूख जाना, उसका कुछ एरियाज़ में तो इफेक्ट हम मान सकते हैं कि हुआ होगा, लेकिन पूरे एक तरफ से पूरा सब गायब हो जाना, चेंज हो जाना, उसको मान पाना थोड़ा मुश्किल है। इट अपीयर्स एज इफ द रूलर लॉस्ट कंट्रोल। ऐसा हो सकता है कि जो रूलर्स हैं उनका कंट्रोल ख़त्म हो गया हो। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। लेकिन हमें कॉज तो नहीं पता, लेकिन हमें उसका इफेक्ट पता है कि उससे चेंज क्या हुआ, उससे काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ। एंड साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट डे पाकिस्तान वर अबैंडन्ड, यानी उनको खाली छोड़ दिया गया। सिंध और वेस्ट पंजाब की जो साइट्स हैं उनको बिल्कुल खाली छोड़ दिया गया। बहुत सारे जो लोग हैं वो नए और छोटे सेटलमेंट्स में रहने चले गए, ईस्ट में और साउथ में। अब जो न्यू सिटीज़ हैं वो न्यू सिटीज़ इमर्ज अबाउट 1400 ईयर्स लेटर। यू विल रीड अबाउट देम इन चैप्टर 6 एंड 9। चैप्टर 6 और 9 में हम पढ़ेंगे कि जो न्यू सिटीज़ हैं वो 1400 साल बाद डेवलप होते हैं इसके, उसके बारे में हमें चैप्टर 6 में पढ़ना है। फॉर नाउ एल्सवेयर यानी और दुनिया में क्या चल रहा है। सो फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस। मोस्ट ऑफ द इजिप्ट इज़ अ ड्राई डेजर्ट एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अराउंड द रिवर नाइल। सो नाइल रिवर के आसपास के एरिया को अगर हम छोड़ दें तो पूरा जो इजिप्ट है वो एक ड्राई रीजन है, एक सूखा हुआ रीजन है, ड्राई डेजर्ट है, ठीक है, रेगिस्तान है। अराउंड 5000 years ago kings ruled over Egypt. These kings sent armies to distant land to get gold, silver, ivory, timber and precious stones. They also built huge tombs known as pyramids. So आपने pyramids के बारे में सुना होगा। So these Egyptian pyramids were built around 5000 years ago, where rulers of Egypt ruled in Egypt and they sent armies to distant lands to get gold, silver, ivory and timber and precious stones. और इसको यूज़ करके वो बड़े बड़े टोम्स बनाते थे और उन टोम्स को पिरामिड कहते थे। Now when they died, the bodies of kings were preserved and buried in these pyramids. तो जब वो मर जाते थे तो उनकी जो बॉडीज़ हैं उनको इन्हीं पिरामिड्स में सेव करके एकदम रख दिया जाता था, उनको बरी किया जाता था, प्रिजर्व किया जाता था बॉडी को। These carefully preserved bodies are known as mummies. और ये जो बॉडीज़ हैं carefully preserved bodies, इनको मम्मीज़ कहते हैं, ठीक है। A large number of objects were also buried with them. इनके साथ बहुत सारी दूसरी चीज़ों को भी बरी किया जाता था, दफनाया जाता था। These include मिट्टी के अंदर रखा जाता था। These include food and drink, clothes, ornaments, utensils, musical instruments, weapons and animals, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी, जैसे कि फूड हो गया, ड्रिंक हो गया, क्लोथ्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, वेपन्स हो गए, एनिमल्स हो गए। कभी कभी हम सर्विंग मैन और विमेन को भी इन्हीं रूलर्स के साथ, यानी किसी रूलर के जो ख़ास लोग हैं जो उसके सर्विंग मैन हैं, विमेन हैं, उनको भी रूलर के साथ में बरी किया जाता था। सो दीज वर अमंग्स द मोस्ट एलैबोरेट बरियर्स नोन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी किसी को इतना एलैबोरेट तरीके से बरी किया जाए, दिस वॉज फर्स्ट टाइम सीन इन द पिरामिड कल्चर ऑफ
Egypt. Now do you think king would have needed these things after death? क्या आपको लगता है कि उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत रहेगी after death? Now imagine. Then after imagining, we have question answers. You are traveling with your parents about 4,000 years ago from Lothal to Mohenjo-daro. Describe how you would travel, what your parents might carry with them, and what you would see in Mohenjo-daro. तो इमेजिन कीजिए कि आप अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं और आज से 4,000 साल पहले लोथल से मोहनजोदारो आप जा रहे हैं. तो डिस्क्राइब कीजिए कैसे आप ट्रैवल करेंगे और क्या आपके पेरेंट्स लेकर के जाएंगे अपने साथ, और क्या क्या आप मोहनजोदारो में देखेंगे. नाउ या क्वेश्चंस है. हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट नो दैट क्लोथ वाज यूज्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन. ये आपको करना है. देन मैच द कॉलम कॉपर, गोल्ड, टिन, प्रेशियस स्टोन्स, गुजरात, अफगानिस्तान, राजस्थान, कर्नाटक. Okay, then we have, why was metals writing the wheel? Why were metals writing the wheel and the plow important for the Harappans? Then let's discuss. पहले जो टाइप के क्वेश्चन है वो है let's recall, फिर है let's discuss. Make a list of all the terracotta toys shown in the lesson. Which do you think children would have enjoyed playing with the most? Make a list of what the Harappans ate and put a tick mark against the things you eat today. Do you think that the life of farmers and herders who supplied food to the Harappan cities was different from the farmers and herders you read about in chapter 3? Give reasons for your answer. And let's describe 3 important buildings in your city or village. Are they located in a special part of the settlement, the center? What were the activities that take place in these buildings? Are there any old buildings in your locality? Find out how old they are and and who looks after them. Thank you for watching this video. If you like this video, then please subscribe to my channel and keep watching more such videos.